बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, घड़ी टिक टिक घड़ी टिक टिक घड़ी टिक टिक घड़ी, वो घड़ी एक मुहिमा बना दिया। एक उसको गालिबन 007 की फ़िल्म की एक स्टोरी बना दी इन लोगों ने, मरीम नवाज़ लोगों ने और पीडीएम ने उसको एक इशू बना दिया। वो इतना बड़ा इशू बनाया कि शायद उनके लिए रियासत का इशू कुछ नहीं है, गरीबों का इशू कुछ नहीं है, मईशत का इशू कुछ नहीं है, सनतें बंद हो गई हैं उसका कोई इशू नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं कोई इशू नहीं है, किसी गरीब मर रहा भूखा उसका कोई इशू नहीं है, हर चीज़ मुल्क की तबाह हो रही है, मुल्क दिवालिया की तरफ चला गया, कोई इशू नहीं है। सिर्फ घड़ी इनके लिए एक इशू है। किसी तरीके से घड़ी का जो है इशू जो है इनके गले डाल दिया जाए और ये जो है इशू जो है मुल्क को तबाही के तहाने पे लेके जा रहे हैं ये लोग। और ये इशू क्या है जी? वो रसीदें जमा कराएं मरीम, क्योंकि मरीम नवाज ने कभी भी कोई अच्छी बात नहीं की। जब उगला तो जहर ही उगला है और ख़ुद के करतूतों का कोई इल्म नहीं है। खुद वीडियो दिखा के पैसा लगा कर बरी हो गए हर चीज़ से। जी हम बाइज़्ज़त तौर पे बरी हो गए। आप बाइज़्ज़त तौर पे बरी नहीं हुए। वो आपको अब इन्होंने जो बयान दिया है, इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो घड़ी की, किसको बेची, नाम बताओ, पैसा पाकिस्तान से कैसे मंगवाया वो बताओ, दूसरों को चोर कहते हो, कहने वाला खुद पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। ये मरीम नवाज ने ट्वीट की है। तो नाज़रीन, ये जो ट्वीट है ये एक जहर भरा ट्वीट है। ये अवाम को भी, पाकिस्तान के अवाम को भी पता है, बैन अवी जो लोग हैं, दुनिया है, उनको भी इस चीज़ का पता है कि चोर कौन है, डाकू कौन है, सादिक कौन है, अमीन कौन है। इनको इस चीज़ पे शर्म आनी चाहिए कि 4 दिन पहले ही इसके चचा को एयरपोर्ट से वापस बुलाया गया है कि जनाब यहाँ पैसा देकर जाएं, फिर आप मुल्क अपने जाएं। और एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होते हुए और इसको वहाँ किडनैप किया गया। इसको एक किस्म का गिरफ्तार करके लेके गए कि जी आप आएँ, पहले पैसा दें, फिर वापस आप जाएं, अपने मुल्क जाएं। एक वज़ीर आज़म के साथ ये है। इसी पार्टी के वज़ीर आज़म की पेंट भी उतारी गई थी अमेरिका के अंदर। इसी पार्टी के वज़ीर आज़म को आज वहाँ से वापस बुलाया गया। 53 करोड़ पे जुर्माना भी हुआ। 53 करोड़ जो है, 53 लाख डॉलर जुर्माना भी हुआ इनके ऊपर। वो जुर्माने की रकम अदायगी करें तो आप फिर जाएं। तो नाज़रीन, ये इनकी अपनी करतूतें हैं। दूसरों को ये कहते हैं रसीदें दिखाओ। आज तक आपने कौन सी रसीद अदालत में जमा कराई है? जिसको आपने लॉन्च किया जो है वो सियालकोट का, जो जिसको लॉन्च किया उमर फारूक ज़हूर, उसको आपने लॉन्च किया इस मामले के अंदर, वो भी फ्लॉप हो गया। वो भी स्टोरी आपकी फ्लॉप हो गई क्योंकि इसका बहनोई जो है शेख सलीम, वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। तो किस तरीके से आप बंदों को लॉन्च करते हैं? जो बंदे ही जो 2 नंबरी होते हैं उनको आप लॉन्च कर देते हो, वो अपने में फंस जाते हैं। 10 मिनट आपका ड्रामा नहीं वो चलता, वो फिल्म आपकी रिलीज़ होने 10 मिनट होती है, रिलीज़ होती है, उसके बाद फ्लॉप हो जाती है। फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। फिर आप कहते हैं जी पीटीआई वाले इस तरह करते हैं, वो हमें इस तरह करते हैं। आप लाखों रुपए के इश्तहार दे रहे हैं मीडिया हाउसेस को, तो पीटीआई के तो किसी को नहीं मिल रहा इश्तहार, ना किसी को दे रहे हैं। आप दे रहे अपनों को रहे हैं, मगर अपने भी आपका साथ नहीं दे पाते क्योंकि प्रेशर इतना आ जाता है सोशल मीडिया से। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वॉरियर हैं उनका इतना प्रेशर आप पे आता है, इतना प्रेशर आता है कि आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो आपकी फ़िल्म जो है 10 मिनट में नंगा करके फ़िल्म को रख देते हैं। ये जी पड़ी हुई फ़िल्म। और खान साहब ने जो फैसला किया, बड़ा दुरुस्त फैसला किया है कि उन्होंने कहा है कि मैं दुबई की अदालत में, बरतानिया की अदालत में, पाकिस्तानी अदालत में इनके खिलाफ केस करूँगा। इन्होंने हमारे वहाँ पे अदारे हैं पाकिस्तान तरीके, वो उसके शौका खानम और निमल यूनिवर्सिटी को वो चैरिटी करते हैं, रजिस्टर्ड अदारे हैं, वहाँ से पैसा आता है। वो बाकायदा उनकी इन्होंने साख ख़राब करने की कोशिश की है, मेरे वक़ार को मजरूह करने की कोशिश की है। तो मैं इनके ख़िलाफ़ लंदन की अदालत में मुकदमा दायर करूँगा और जो है यूएई की अदालत में मुकदमा, दुबई की अदालत में मुकदमा इनके खिलाफ दायर करूँगा। तो नाज़रीन, ये सबसे बड़ा, क्योंकि इस घड़ी के बारे में तारिक मतीन साहब ने
सॉरी तारिक कह रहा हूँ, तलत हुसैन ने, तलत हुसैन, तारिक मतीन साहब ने, तलत हुसैन साहब ने जब ये तोशाखाना केस चला था उसमें इन्होंने कहा था कि तलत हुसैन साहब ने उस वक़्त यही घड़ी जो थी इसकी जो कीमत इन्होंने बताई थी 5 करोड़ 70 लाख की खबर इन्होंने चलाई थी कि 5 करोड़ 70 लाख रुपए में बिकी है। और इन्होंने उस वक़्त रसीदें भी दिखा दी थी, तमाम रसीदें दिखा दी, तमाम सबूत पेश कर दिए थे। आज वही तलत हुसैन साहब इस घड़ी की कीमत 44 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, 44 करोड़ रुपए में बिकी है। आप ये बताइए कि एक ही खबर को 2 दफ़ा रिपीट किया गया है, एक दफ़ा 5 करोड़ 70 लाख, दूसरी घड़ी जो है दूसरी दफ़ा जो खबर चलाई है तलत हुसैन ने वो चलाई है 44 करोड़ रुपए की। तो नाजरीन, ये इतना बड़ा तजाद क्या आवाम नहीं जानते? क्या इनके जो ये पालतू सहाफ़ी हैं, जो बिकाऊ मीडिया है, ये जितने भी बैठे हैं इनको सुनता कौन है? यूट्यूब पे तो आ चुके हैं ये लोग, इनको सुनता तो है कोई नहीं। जो इमरान खान साहब का साथ जो दे रहे हैं, जो हक और सच का साथ दे रहे हैं, उनको इन्होंने चैनलों से निकाल दिया। बोल टीवी के पीछे लगे हुए बंद करने के लिए, उसको भी किसी तरीके से बंद कर दिया जाए। इतनी कदगन तो ज़ियाउल हक अयूब खान के दौर में भी नहीं लगी थी। इतनी कदगन मीडिया के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नहीं लगी थी। इतना सहाफ़ियों को तज़लील सहाफ़ियों की गई उस वक़्त भी नहीं की गई, उन अदवार में भी नहीं हुई इतनी तज़लील जितनी अब तज़लील उन्होंने की है। सहाफ़ियों को नंगा किया गया, सहाफ़ियों को शहीद किया गया, सहाफ़ी को मारा गया। इमरान रियाज साहब को के साथ किया गया, जमील फ़ारूकी साहब के साथ किया गया। और ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको धमकियाँ दी जाती हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे जिनको धमकियाँ दी जाती हैं और बल्कि दिलवाई जाती हैं। तो ये जो मामला है इनका, ये इंतहाई इनके लिए नुकसानदेह है। और जब ये लंदन, क्योंकि लंदन में इनकी पहुंच नहीं है, अगर होती तो शहबाज शरीफ का जुर्माना वहाँ रुकवा लेते, ये वहाँ की कोई वीडियो रिलीज़ कर देते जज की, तो शायद इनका वहाँ भी कोई मामला बन जाता। क्योंकि लंदन में इनके लिए कोई जगह नहीं है। यूएई में हो सकता है अपना असर रसूख इस्तेमाल कर लें, अपना असर रसूख इस्तेमाल कर लें और बचत करवा लें, मगर वहाँ लंदन में इनके लिए कोई बचत का मुकाम नहीं है। ये उन्होंने वहाँ फंसना ही फंसना, हर सूरत फंसना है इन्होंने, जो भी ये कर ले इन्होंने वहाँ पे इनकी बचत नहीं होनी, क्योंकि उन्होंने कहा शौका खानम का किया है। ये जो असल में ड्रामा घड़ी का किया गया है, ये जो इतना बड़ा ड्रामा रचाया 4-5 दिन 6, अभी भी ये ड्रामा चल रहा है घड़ी का, जिसमें सारे हसन इकबाल जो इनका देसी रस्तू है, फ़िलासफ़र, नाम नहाद फ़िलासफ़र बना हुआ जो ख्वाजा आसिफ है, जो एक वक्त में कहता था कि इन्होंने फ़ौज ने, जर्नैलों ने अवाम की हड्डियों से गोश्त नोच लिया, आज वो मुहब्बुल वतन बन के बैठा हुआ है। तो इन लोगों ने इसलिए ड्रामा रचाया क्योंकि अरशद शरीफ शहीद जो केस है, कत्ल केस है, उसके ऊपर भी पेशरफ्त, बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। और उसके अलावा जो है आज़म सवाती साहब पे भी नोटिस लिया जा रहा है, आलमी सतह पे उस केस को उजागर किया गया है। आलमी सतह के जो पार्लिमान हैं उन्होंने इस चीज़ की बड़ी मजम्मत की है कि पाकिस्तान में इस तरह एक सेनेटर आला जो है, अवान बाला जो है, उसके मेंबर के साथ इस तरह हुआ है, ये पाकिस्तान में तजलील की गई है। तो ये पाकिस्तान जो है किस तरह यहाँ पे ये कुछ हो रहा है। उसके बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को गोलियाँ लगी हैं, उसकी तवज्जो उन्होंने बटानी थी अवाम की उस तरफ। फिर पाकिस्तान इन्हीं के इमरान खान साहब की कोई FIR दर्ज नहीं हो सकी, उस पर इन्होंने तवज्जो हटानी थी। इसलिए ये तोशाखाना केस दोबारा इन्होंने उजागर किया कि किसी तरीके से हम बचत करें, इन मामला से बचें, क्योंकि आवाम के जो इस वक्त नज़रें हैं वो टोटल इन 3 केसों के ऊपर है। अरशद शरीफ शहीद के केस पर, फिर जो है आज़म सवाती साहब के केस पर, इमरान खान की गोलियों के केस पर, फिर इमरान खान की FIR दर्ज ना होने के केस पर। ये तमाम नज़रें अवाम की इन्हीं पर थी। इन्होंने उस तवज्जो को हटाने के लिए अचानक ये ड्रामा दुबई में जाकर रचाया, बंदा लॉन्च किया। बंदा लॉन्च करके उन्होंने ये जो है उमर फारूक ज़हूर जो है, इसको लॉन्च किया इन्होंने, दुबई में प्रोग्राम किया। तो उसके 10-15 मिनट के बाद सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें सामने आ गई कि ये घड़ी कब बिकी, कहाँ बिकी, किसने बेची, ये तमाम चीज़ें सामने आ चुकी थी। तो नाज़रीन, इस तरीके से, क्योंकि सनतकार, ताजर और फैक्ट्री वाले, जो फैक्ट्री के लोग हैं, जो सनतकार कहलाते हैं,
इन लोगों ने पैसा लगाना मुल्क से बंद कर दिया बिल्कुल भी, क्योंकि इस वक्त अभी हाल ही में 26 जो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, जिसमें से अद्वियात की बेइंतहा कमी हो गई है। मुल्क में जो गरीब इस्तेमाल करते हैं अद्वियात वही बंद हुई हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों के पास कोई है नहीं। वैसे भी इस इम्पोर्टेंट वज़ीर आज़म ने आज से 15 दिन पहले 20 दिन पहले ऐलान कर दिया था कि सर्दियों में गैस नहीं मिलेगी, ना तो हमारे पास पैसे हैं ना हमारे पास गैस है। तो गैस तो वहाँ तो बंदिश होगी, कराची में तो गैस की बंदिश कर दी है। सुई सदरन गैस ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि गैस की बंदिश होगी, सनतों को गैस नहीं मिलेगी। तो जब सनतों को गैस नहीं मिलेगी तो सनत का पहिया चलेगा कैसे? यही यार पंजाब में इन्होंने कर दिया कि यहाँ भी गैस नहीं है। तो जब गैस यहाँ नहीं, 10 बजे की गैस तो घरों को नहीं मिलती, तो सनत को इन्होंने कहाँ से देनी है? यहाँ भी सनतों को गैस नहीं मिल रही, खातर ख्वाह जो इतनी उनकी ज़रूरत है वो गैस भी नहीं मिल रही। यहाँ भी सनतें बंद हो रही हैं, उस वजह से बेरोज़गारी में मज़ीद इजाफा हो रहा है और मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा है। इसहाक डार जिसको बड़ा ये मान कर लेकर आए थे कि बड़ा माहिर मुआशियात है, उस मुंशी ने आके मुल्क का मज़ीद बेड़ा गर्क कर दिया। तो एक्चुअली वो तो है तो मुंशी ना, तो मुंशी ने आके मुंशियों वाला काम किया और मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। वहाँ वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया जा रहा है, उसको लाया जा रहा है जिसमें उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है, मगर उसको ज़बरदस्ती, क्योंकि वो अंधों में काना राजा बना हुआ इस वक्त, क्योंकि उसको बुलाया गया है, अंधों में काना राजा है। क्योंकि ये मरियम नवाज़ की चॉइस है, वो शहबाज शरीफ की चॉइस थी, मुफ्ता इस्माइल। इसलिए इन दो धड़ों ने मिल के मुल्क की मैशत को तबाह किया, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, मौलाना फजल रहमान भी शामिल है। जितनी गुर्बत आ रही है, जितनी इस वक्त मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं, जो गरीबों पे इस वक्त जुल्म हो रहा है, जो गरीबों पे इस वक्त जुल्म हो रहा है, जब वो अपने बच्चों को जिस तरीके से बेचने में लगे हुए हैं, कोई बेचने में लगा है, कोई अपने बच्चों को कत्ल कर रहा है, बीवियों से लड़ा, बीवियों को कत्ल हो रही हैं, इसलिए कि लड़ाई झगड़े नहीं। ये तमाम तर सेरा जो है ये मौलाना फजल रहमान के सर पे जाएगा, क्योंकि PDM का सरबराह ये है, मुल्क को तबाही के धाने पे लाने वाला ये शख्स है। और इसके साथ जो इसके चेले हैं, आसिफ जरदारी इसका चेला है, नवाज शरीफ इसका चेला है, शहबाज शरीफ इसका चेला है। इन चेलों ने मुल्क का मज़ीद तबाह किया और इसकी तमाम तर तबाही का जिम्मेदार जो है मौलाना फजल रहमान है, और जो इनके हैंडलर्स हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं। अगर यही सूरत हाल मज़ीद बढ़ी आगे, तो अगर ये 4-6 महीने और रह गए तो पाकिस्तान के एटमी असासे भी ख़तरे में हैं, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी ख़तरे में है, पाकिस्तान का हर वो चीज़ ख़तरे में है। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान को जो कर्जा दिया जाता है, उसके जो सरबराह है वो इंडिया की खातून हैं, वो कर रही हैं, गीता नाथ गुप्ता, वो इस चीज़ को देख रही हैं। पाकिस्तान में जो पैसा लगेगा उसकी इंचार्ज IMF की उसको बनाया गया है। तो लाजमी है कि ये एक चेंज चली है कि जो द फेस ऑफ पाकिस्तान में जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि हमने पाकिस्तान का एटमी रोल बैक करवाना है, अगर नवाज शरीफ आ गया बरसे इंतजार तो हमने करवाना है। तो वो तो आ नहीं सका, मगर रजीम चेंज के ज़रिए उसके भाई को ले आए, उनकी बाकियात को ले आए। तो इन बाकियात से मुल्क को बाकी छोड़ा ही नहीं है कुछ मुल्क के अंदर। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त इतनी गंभीर सूरत हाल हो चुकी हुई है मुल्क की। तो तमाम नाज़रीन से दुआ है कि आज जुम्मा है, तो आप फौरी तो आज जुम्मे में पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के मसाइल के लिए, इसके हल के लिए अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह पाकिस्तान को इन मसाइल से जो इस वक्त दो चार हुआ पाकिस्तान, इसको इनसे निकाले। अल्लाह ताला ज़ात पाकिस्तान को बेहतर सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो और पाकिस्तान मुल्क में तरक्की, दुनिया में तरक्की करे और ता क़यामत कायम दायम रहे, इसके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।